Welcome once again to Soil's Digital Lab and our digital seminar. This digital seminar presents the complete CBP training session in just 1 hour instead of the traditional 9 a.m. to 4 p.m. schedule. It is designed to deliver the same authentic content, objectives, and learning outcomes as a full-day workshop. Every essential concept, activity, and competency remains accurate, meaningful, and uncompromised. This innovative approach saves valuable time while ensuring an engaging and effective learning experience. Thank you for joining us, and we wish you an inspiring, productive, and enriching seminar. कक्षा का वातावरण शिक्षक के मन का दर्पण है। उद्देश्य शिक्षकों को यह समझाना कि एक खुश, प्रेरित और संतुलित शिक्षक ही सकारात्मक कक्षा का निर्माण कर सकता है। साथियों, इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कक्षा का वातावरण केवल छात्रों से नहीं बनता, बल्कि उसकी शुरुआत शिक्षक के मन से होती है। यदि शिक्षक तनावग्रस्त, निराश या क्रोधित रहेगा, तो वही भाव अनजाने में पूरी कक्षा में फैल जाएंगे। इसके विपरीत यदि शिक्षक उत्साह, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ कक्षा में प्रवेश करता है, तो बच्चे भी उसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसलिए खुशी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सचेत निर्णय है। हमें प्रतिदिन स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मैं आज अपने विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर आया हूँ। जब शिक्षक अपने कार्य का आनंद लेने लगता है, तो पढ़ाना बोझ नहीं, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया बन जाती है। याद रखें, बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। इसलिए एक खुश शिक्षक ही वास्तव में एक खुशहाल कक्षा का निर्माण कर सकता है। सकारात्मकता की लहर अंदर से बाहर की ओर। उद्देश्य यह समझाना कि सकारात्मक परिवर्तन स्वयं से प्रारंभ होकर विद्यालय और कक्षा तक पहुंचता है। इस स्लाइड में 3 महत्वपूर्ण स्तर बताए गए हैं: स्वयं, सेल्फ, वातावरण, एनवायरनमेंट, और कक्षा, क्लासरूम। किसी भी परिवर्तन की शुरुआत स्वयं शिक्षक से होती है। यदि हम अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा पूरे विद्यालय में फैलती है। इसके बाद स्टाफ के बीच सहयोग, सम्मान और सहानुभूति का वातावरण बनता है। जब विद्यालय का वातावरण सकारात्मक होगा, तब उसका प्रभाव सीधे कक्षा में दिखाई देगा। कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगी, अनुशासन स्वाभाविक होगा और सीखना अधिक आनंददायक बनेगा। TPR, कहानी कथन और गतिविधि आधारित शिक्षण जैसी रणनीतियाँ तभी प्रभावी होती हैं, जब शिक्षक स्वयं सकारात्मक मानसिकता रखता हो। इसलिए परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से प्रारंभ होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ के 4 स्तंभ है। उद्देश्य शिक्षकों को इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 प्रमुख आयामों से परिचित कराना। आज के समय में केवल विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। इसका पहला स्तंभ है आत्मजागरूकता, अर्थात अपनी भावनाओं और तनाव को पहचानना। दूसरा स्तंभ है आत्म प्रबंधन, जिसमें हम कठिन परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। तीसरा स्तंभ है सामाजिक जागरूकता, अर्थात विद्यार्थियों और सहकर्मियों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। चौथा स्तंभ है संबंध प्रबंधन, जिसमें विश्वास, सहयोग और सम्मानपूर्ण संबंध विकसित किए जाते हैं। यदि कोई शिक्षक इन 4 स्तंभों पर कार्य करता है, तो उसकी कक्षा अधिक सुरक्षित, प्रेरणादायक और सीखने के अनुकूल बन जाती है। इसलिए EQ केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रभावी शिक्षण की आधारशिला है। प्रतिक्रिया, रिएक्शन बनाम अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। उद्देश्य शिक्षकों को आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया और सोच समझकर दिए गए उत्तर के बीच का अंतर समझाना। यह स्लाइड हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाती है। कक्षा में कई बार कोई छात्र अनुचित व्यवहार करता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो हमें क्रोधित कर देती है।
यदि हम तुरंत बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं तो अक्सर स्थिति और बिगड़ जाती है तथा नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लेकिन यदि हम कुछ क्षण रुकें, गहरी सांस लें और सोच समझकर उत्तर दें, तो वही परिस्थिति सीखने का अवसर बन सकती है। यही पॉज की शक्ति है। एक छोटा सा ठहराव हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। शिक्षक का शांत और संतुलित व्यवहार विद्यार्थियों को भी आत्मनियंत्रण सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हर शिक्षक को यह अभ्यास करना चाहिए कि पहले सोचें, फिर बोलें। एक संतुलित प्रतिक्रिया पूरे दिन के कक्षा वातावरण को सकारात्मक बनाए रख सकती है। सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। उद्देश्य शिक्षकों को यह समझाना कि प्रभावी शिक्षण की शुरुआत विश्वास, सम्मान और अपनत्व से होती है। साथियों, इस स्लाइड का मुख्य संदेश है कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास का संबंध हो। यदि बच्चा स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और स्वीकार्य महसूस करता है, तो वह बिना डर के प्रश्न पूछता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सीखने में सक्रिय भागीदारी करता है। हमें प्रत्येक विद्यार्थी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल अंक या परिणाम ही किसी विद्यार्थी की पहचान नहीं होते, बल्कि उसका आत्मविश्वास, व्यवहार और सीखने की इच्छा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक का एक मुस्कान भरा अभिवादन, एक प्रोत्साहन भरा शब्द और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया बच्चे के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखें, बच्चे पहले शिक्षक से जुड़ते हैं, उसके बाद विषय से जुड़ते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि विश्वास का ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जहां प्रत्येक बच्चा यह महसूस करे कि उसका शिक्षक उसके साथ है। प्रशंसा और प्रोत्साहन की शक्ति, पावर ऑफ अप्रिशिएशन एनकरेजमेंट। उद्देश्य शिक्षकों को यह बताना कि सकारात्मक प्रोत्साहन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और सीखने की गति को बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति प्रशंसा सुनना पसंद करता है और बच्चे भी इसका अपवाद नहीं हैं। जब किसी विद्यार्थी के छोटे से प्रयास की भी सराहना की जाती है, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। हमें केवल सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की ही नहीं, बल्कि प्रयास करने वाले प्रत्येक बच्चे की भी प्रशंसा करनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सलेंट प्रयास, तुम और अच्छा कर सकते हो जैसे छोटे छोटे शब्द बच्चों के मन में नई ऊर्जा भर देते हैं। सकारात्मक प्रोत्साहन बच्चों को असफलता से डरने के बजाय सीखने के लिए प्रेरित करता है। हमें तुलना करने के बजाय प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रेरक शिक्षक वही है जो हर बच्चे में उसकी क्षमता पहचानकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। याद रखें, प्रशंसा केवल शब्द नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य में किया गया एक निवेश है। सक्रिय सहभागिता, स्टूडेंट एंगेजमेंट, एक्टिव लर्निंग। उद्देश्य यह समझाना कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग दोनों इस बात पर बल देते हैं कि कक्षा में केवल शिक्षक ही नहीं बोले, बल्कि विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल हों। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, समूह में कार्य करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तभी वास्तविक अधिगम होता है। हमें व्याख्यान आधारित शिक्षण के साथ साथ गतिविधि आधारित शिक्षण, समूह कार्य, रोल प्ले, कहानी कथन, परियोजना कार्य और डिजिटल संसाधनों का भी उपयोग करना चाहिए। इससे बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और आत्मविश्वास विकसित होता है। सक्रिय कक्षा में अनुशासन स्वतः बना रहता है क्योंकि बच्चे सीखने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी बनाना है। सक्रिय सहभागिता, स्टूडेंट एंगेजमेंट, एक्टिव लर्निंग। उद्देश्य
यह समझाना कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग दोनों इस बात पर बल देते हैं कि कक्षा में केवल शिक्षक ही नहीं बोले, बल्कि विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल हों। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, समूह में कार्य करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तभी वास्तविक अधिगम होता है। हमें व्याख्यान आधारित शिक्षण के साथ साथ गतिविधि आधारित शिक्षण, समूह कार्य, रोल प्ले, कहानी कथन, परियोजना कार्य और डिजिटल संसाधनों का भी उपयोग करना चाहिए। इससे बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और आत्मविश्वास विकसित होता है। सक्रिय कक्षा में अनुशासन स्वतः बना रहता है क्योंकि बच्चे सीखने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी बनाना है। खुशहाल कक्षा का निर्माण हमारी दैनिक प्रतिबद्धता। बिल्डिंग अ हैप्पी क्लासरूम एवरी डे। उद्देश्य शिक्षकों को यह प्रेरित करना कि खुशहाल कक्षा किसी एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रतिदिन अपनाई जाने वाली कार्यशैली है। इस स्लाइड का संदेश है कि हैप्पी क्लासरूम कोई विशेष परियोजना नहीं, बल्कि शिक्षक की दैनिक आदतों का परिणाम है। प्रतिदिन मुस्कान के साथ कक्षा में प्रवेश करना, विद्यार्थियों का नाम लेकर अभिवादन करना, उनकी बात ध्यान से सुनना, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना और प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर देना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक खुशहाल कक्षा का निर्माण करते हैं। यदि हम प्रतिदिन केवल एक सकारात्मक परिवर्तन भी अपनी कक्षा में लागू करें, तो कुछ ही महीनों में उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार ही बच्चों के व्यक्तित्व का आधार बनता है। इसलिए प्रत्येक दिन स्वयं से यह संकल्प लें, आज मेरी कक्षा में कोई भी बच्चा उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। हर बच्चा सम्मान और प्रोत्साहन के साथ सीखेगा। यही संकल्प हैप्पी क्लासरूम ब्लूप्रिंट की वास्तविक सफलता है। विद्यार्थियों में लचीलापन, रेजिलियंस और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना। उद्देश्य शिक्षकों को यह समझाना कि विद्यार्थियों को केवल सफलता नहीं, बल्कि असफलता से सीखने की क्षमता भी सिखानी है। आदरणीय साथियों, इस स्लाइड का संदेश है कि जीवन में केवल वही विद्यार्थी सफल नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे सफल होते हैं जो हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं। शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका बच्चों को यह विश्वास दिलाना है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में कमजोर है, तो हमें उसे तुम नहीं कर सकते कहने के बजाय तुम अभी सीख रहे हो जैसी सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही ग्रोथ माइंडसेट है। जब बच्चे यह मानने लगते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही मार्गदर्शन से उनकी क्षमता बढ़ सकती है, तब वे चुनौतियों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। हमें कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां प्रश्न पूछना, गलती करना और दोबारा प्रयास करना सामान्य बात हो। यही दृष्टिकोण विद्यार्थियों को जीवन भर सीखने वाला बनाता है। शिक्षक का आत्मचिंतन, टीचर रिफ्लेक्शन और सतत सुधार। उद्देश्य शिक्षकों में आत्म मूल्यांकन और निरंतर व्यावसायिक विकास की भावना विकसित करना। प्रिय साथियों, एक उत्कृष्ट शिक्षक वही है जो प्रतिदिन स्वयं से सीखता है। हमें प्रत्येक दिन अपने आप से कुछ सरल प्रश्न पूछने चाहिए। क्या आज मेरी कक्षा में सभी बच्चे सीख पाए? क्या मैंने प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेने का अवसर दिया? क्या मेरी भाषा सकारात्मक थी? क्या मैं बच्चों को प्रेरित कर पाया? जब हम ईमानदारी से इन प्रश्नों पर विचार करते हैं, तभी हमारे शिक्षण में सुधार आता है। आत्मचिंतन हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने का अवसर देता है। इसके साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम, नई शिक्षण तकनीकें, सहकर्मियों से सीखना और नवीन शैक्षिक शोध पढ़ना भी हमारे व्यावसायिक विकास का हिस्सा होना चाहिए। याद रखें, जो शिक्षक स्वयं सीखना बंद कर देता है, वह अपने विद्यार्थियों को भी सीमित कर देता है। इसलिए सीखते रहना ही एक श्रेष्ठ शिक्षक की पहचान है। समावेशी शिक्षा और विविधता का सम्मान।
आदरणीय साथियों, इस स्लाइड का मुख्य संदेश है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और प्रत्येक बच्चे को सीखने तथा आगे बढ़ने का समान अधिकार है। समावेशी शिक्षा का अर्थ केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में बैठाना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां हर बच्चा सम्मान, स्वीकार्यता और समान अवसर का अनुभव करे। हमें यह समझना होगा कि बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधताएं स्वाभाविक हैं और यही विविधता हमारी कक्षा की सबसे बड़ी शक्ति है। एक शिक्षक का दृष्टिकोण निष्पक्ष, संवेदनशील और लचीला होना चाहिए ताकि वह प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कर सके। हमें तुलना, उपहास और भेदभाव से बचते हुए सकारात्मक भाषा और सम्मानजनक व्यवहार अपनाना चाहिए। कक्षा में सभी बच्चों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने, समूह कार्य करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का समान अवसर मिलना चाहिए। आवश्यकता अनुसार डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपनाकर प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति और क्षमता के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। भावनात्मक सहयोग, प्रोत्साहन और धैर्य बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित और स्वीकार्य महसूस करते हैं, तभी वे खुलकर सीखते हैं। समावेशी शिक्षा केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं बढ़ाती, बल्कि बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मानवीय मूल्यों का भी विकास करती है। याद रखें, जब हम विविधता का सम्मान करते हैं, तभी प्रत्येक बच्चा आत्मविश्वासी, सक्षम और सफल नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। हैप्पी क्लासरूम ब्लूप्रिंट, कार्य योजना, एक्शन प्लान। उद्देश्य, कार्यशाला में सीखी गई बातों को व्यवहार में लागू करने के लिए शिक्षकों को स्पष्ट दिशा देना। अब समय केवल सीखने का नहीं, बल्कि उसे अपनी कक्षा में लागू करने का है। इस कार्य योजना का उद्देश्य छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलाव करना है। हमारा शैक्षणिक लक्ष्य है सिखाई गई विद्या को व्यवहारिक रूप देकर उसे अपने जीवन शैली या रोजमर्रा की जिंदगी में सुचारू रूप से कार्यान्वित करना। उदाहरण के लिए, प्रत्येक दिन विद्यार्थियों का मुस्कान के साथ स्वागत करना, सप्ताह में एक सहयोगात्मक गतिविधि करवाना, प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यार्थियों की सकारात्मक प्रशंसा करना तथा प्रत्येक सप्ताह अपने शिक्षण पर 5 मिनट आत्मचिंतन करना। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रश्न पूछने, अपनी बात रखने और सीखने का समान अवसर मिले। यदि पूरा विद्यालय इस प्रकार की छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाता है, तो कुछ ही समय में विद्यालय का वातावरण पूरी तरह बदल सकता है। परिवर्तन किसी बड़े संसाधन से नहीं, बल्कि हमारी दैनिक प्रतिबद्धता से आता है। इसलिए आज ही अपने लिए एक व्यक्तिगत एक्शन प्लान बनाइए और उसे नियमित रूप से लागू कीजिए। निरंतर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, फीडबैक से सीखने में सुधार। आदरणीय साथियों, इस स्लाइड का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि मूल्यांकन का अर्थ केवल विद्यार्थियों को अंक देना नहीं, बल्कि उनके सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। निरंतर मूल्यांकन, कंटिन्यूअस असेसमेंट के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रख सकते हैं और समय रहते आवश्यक सुधार कर सकते हैं। प्रभावी प्रतिपुष्टि, फीडबैक विद्यार्थियों को उनकी ताकत और सुधार के क्षेत्रों की स्पष्ट जानकारी देती है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक, रचनात्मक, विशिष्ट और क्रियात्मक होनी चाहिए, केवल गलतियां बताने तक सीमित नहीं। कक्षा में मौखिक प्रश्न, प्रोजेक्ट, क्विज, गतिविधियां, अवलोकन, पोर्टफोलियो और रूब्रिक जैसी विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट और सहपाठी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट के अवसर भी देने चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्लेषण और सहयोग की भावना विकसित हो। समय पर दी गई सार्थक प्रतिपुष्टि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, सीखने के प्रति प्रेरित करती है और उनकी उपलब्धियों में निरंतर सुधार लाती है। अभिभावकों के साथ भी समय समय पर विद्यार्थियों की प्रगति साझा करनी चाहिए ताकि घर और विद्यालय मिलकर बच्चे के विकास में सहयोग कर सके।
याद रखें, निरंतर मूल्यांकन और प्रभावी प्रतिपुष्टि का उद्देश्य परीक्षा नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने को अधिक सार्थक, प्रभावी और आनंददायक बनाना है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का सार्थक उपयोग, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। आदरणीय साथियों, इस स्लाइड का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी शिक्षा का विकल्प नहीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी और रोचक बनाने का एक सशक्त माध्यम है। आज के डिजिटल युग में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीक का संतुलित और सार्थक उपयोग आवश्यक हो गया है। डिजिटल कक्षाएं, ई लर्निंग संसाधन, वीडियो, एनिमेशन तथा इंटरैक्टिव कंटेंट कठिन विषयों को भी सरल और रुचिकर बना देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR और वर्चुअल रियलिटी, VR जैसी आधुनिक तकनीकें विद्यार्थियों को अनुभवात्मक और रचनात्मक अधिगम के नए अवसर प्रदान करती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थी कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं और अपनी गति के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। पर्सोनलाइज्ड लर्निंग की सहायता से प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता, रुचि और सीखने की क्षमता के अनुरूप शिक्षण संभव हो जाता है। साथ ही हमें बच्चों को डिजिटल सुरक्षा, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार और तकनीक के संतुलित उपयोग के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। नियमित डिजिटल मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है और समय पर आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि तकनीक शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती, बल्कि शिक्षक को अधिक रचनात्मक, प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाती है। जब तकनीक को सही उद्देश्य, सही समय और सही पद्धति के साथ प्रयोग किया जाता है, तभी शिक्षण अधिक आनंददायक, सहभागितापूर्ण, परिणाममुखी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनता है। समापन। हैप्पी टीचर, हैप्पी क्लासरूम, हैप्पी फ्यूचर। उद्देश्य, कार्यशाला का प्रेरणादायक समापन करते हुए शिक्षकों को सकारात्मक संकल्प के लिए प्रेरित करना। आदरणीय साथियों, आज की कार्यशाला का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक खुशहाल कक्षा किसी महंगे संसाधन से नहीं बनती, बल्कि एक संवेदनशील, सकारात्मक और समर्पित शिक्षक से बनती है। जब शिक्षक मुस्कुराता है, तो विद्यार्थी आत्मविश्वास से भर जाते हैं। जब शिक्षक सुनता है, तो बच्चे खुलकर अपनी बात कहते हैं। जब शिक्षक प्रेरित करता है, तो विद्यार्थी अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानते हैं। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षक नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन को दिशा देने वाले मार्गदर्शक बनेंगे। आने वाले प्रत्येक दिन हम अपनी कक्षा को अधिक सुरक्षित, अधिक प्रेरणादायक और अधिक आनंददायक बनाने का प्रयास करेंगे। यदि प्रत्येक शिक्षक यह संकल्प ले ले, तो हमारा विद्यालय केवल उत्कृष्ट परिणाम ही नहीं, बल्कि उत्कृष्ट व्यक्तित्व भी तैयार करेगा। यही द हैप्पी क्लासरूम ब्लूप्रिंट का वास्तविक उद्देश्य है। CBSE द्वारा आयोजित अनिवार्य मैंडेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम CBP कार्यशालाएं सामान्यतः लगभग 6 से 7 घंटे की अवधि में संचालित की जाती हैं। इन्हीं कार्यशालाओं की मूल अवधारणाओं, उद्देश्यों और प्रमुख विषय वस्तु को आधार बनाते हुए प्रधानाचार्य राजेश सोयल ने आधुनिक तकनीक, सुव्यवस्थित पावर पॉइंट प्रस्तुति, प्रभावशाली ऑडियो वीडियो सामग्री, व्यावहारिक उदाहरणों तथा सहभागी शिक्षण शैली का उपयोग करके एक ऐसा प्रशिक्षण मॉडल तैयार किया, जिसके माध्यम से उसी विषय को लगभग 1 से 2 घंटे में अत्यंत प्रभावशाली, रोचक और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य आधिकारिक CBP कार्यशाला का स्थान लेना नहीं, बल्कि उसके प्रमुख शिक्षण बिंदुओं को सरल, आकर्षक और व्यवहारिक रूप में शिक्षकों तक पहुंचाना है। दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों के प्रभावी उपयोग से प्रतिभागियों की सहभागिता बढ़ती है, विषय अधिक समय तक स्मरण रहता है तथा सीखने की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार देखने को मिलता है। यह अभिनव प्रयास दर्शाता है कि यदि प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित योजना, डिजिटल संसाधनों और अनुभवी नेतृत्व के साथ प्रस्तुत किया जाए, तो सीमित समय में भी गुणवत्तापूर्ण अधिगम संभव है। प्रधानाचार्य राजेश सोयल का यह प्रयास विद्यालयों में इन हाउस ट्रेनिंग, शिक्षक क्षमता निर्माण तथा
कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की प्रभावी समझ विकसित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। धन्यवाद। आपका दिवस मंगलमय हो। जरा एक कारखाने यानी एक फैक्ट्री की कल्पना कीजिए। एक तरफ से मशीन में कच्चा माल डाला जाता है, मशीन अपना सेट किया हुआ काम करती है, और दूसरी तरफ से एक तैयार बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। बिल्कुल एक मशीन की तरह। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सटीक है, एकदम अनुमान लगाने योग्य है, कोई सरप्राइज नहीं होता। अगर हम ध्यान दें तो हम अक्सर शिक्षा व्यवस्था को भी बिल्कुल इसी नजरिए से देखते हैं, है ना? बिल्कुल देखते हैं। मतलब एक तरफ से बच्चों के दिमाग में सिलेबस का इनपुट डालो और दूसरी तरफ से शानदार परीक्षा परिणाम या आउटपुट की उम्मीद करो। और देखिए, यही इनपुट बराबर आउटपुट वाली मानसिकता सबसे बड़ी भूल है। अच्छा। हाँ, मतलब ये सोचना बहुत आरामदायक लगता है कि शिक्षा एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक मैकेनिकल काम है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम इंसानी दिमाग, उनकी भावनाओं और मनोविज्ञान के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ये फैक्ट्री वाली सोच पूरी तरह से चरमरा जाती है। इंसान कोई मशीन नहीं है और ना ही उनके दिमाग किसी कन्वेयर बेल्ट पर चलते हैं। सही बात है। और आज हम इसी बेहद दिलचस्प टॉपिक की तह तक जाएंगे। आज के इस गहरी चर्चा में हम डॉक्टर प्रियंका मेहता के एक बहुत ही प्रभावशाली वर्कशॉप के इनसाइट्स पर बात कर रहे हैं। इस वर्कशॉप का विषय है हैप्पी क्लासरूम, यानी एक खुशनुमा कक्षा। बहुत ही जरूरी विषय है ये। बिल्कुल। और डॉक्टर मेहता की बैकग्राउंड बहुत ही कमाल की है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों का लंबा अनुभव है उनका, अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट हैं, और मजेदार बात यह है कि वो फैशन डिजाइनिंग में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही डायनामिक प्रोफाइल है। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने सफल प्रिंसिपल्स की आदतों पर 104 ट्रेड्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल स्कूल प्रिंसिपल्स नाम की एक बहुत चर्चित किताब भी लिखी है। उनका ये बहुआयामी नजरिया उनके काम में साफ झलकता है। देखिए, उनका ये प्रोफाइल ही हमें बताता है कि उनका नजरिया सिर्फ किताबी नहीं है। और आज हमारा मकसद केवल ये समझना नहीं है कि एक स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाता है, राइट, बल्कि आज हम उस गहरी साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे कि कैसे एक लीडर की मेंटल स्टेट उसके पूरे माहौल को बदल कर रख देती है। और हाँ, यहाँ लीडर का मतलब सिर्फ टीचर नहीं है। तो मतलब हम कॉर्पोरेट लीडर्स की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कॉर्पोरेट ऑफिस के मैनेजर, टीम लीडर या घर में माता पिता की भी बात कर रहे हैं। ये सिद्धांत हर उस जगह लागू होते हैं जहां इंसान दूसरे इंसानों के साथ बातचीत कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को अनपैक करते हैं। मुझे डॉक्टर मेहता की बात का एक हिस्सा बहुत ही चौंकाने वाला लगा। उनका एक स्टेटमेंट है, कोई भी शिक्षक बुरा नहीं होता, सिर्फ क्लासरूम बुरा होता है। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, और पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा यही कहते आए हैं कि फलां टीचर बहुत सख्त है या फलां टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। लेकिन वो कहती हैं कि खराबी इंसान में नहीं, उस माहौल में है जब एक टीचर ये भूल जाता है कि उसके सामने एक बच्चा बैठा है। बिल्कुल। ऐसा तब होता है जब टीचर अपनी खुद की नकारात्मक भावनाओं का एक बैगेज लेकर कमरे में प्रवेश करता है। इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें उस रोजमर्रा की स्थिति को विजुअलाइज करना होगा। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर सुबह सुबह स्कूल आता है। किसी कारण से, शायद किसी प्रशासनिक गलती की वजह से, उसे प्रिंसिपल से बहुत बुरी तरह डांट पड़ जाती है। ओहो, दिन की शुरुआत ही खराब। हाँ, अब उस समय उस टीचर के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। वो गुस्से में है, निराश है। अब वो टीचर उसी मानसिक स्थिति, उसी तनाव और उसी नेगेटिव एनर्जी के साथ अपनी क्लास में जाता है। बच्चे बहुत ही संवेदनशील रडार की तरह होते हैं। वे तुरंत उस तनाव को भांप लेते हैं। बिना एक शब्द बोले वो स्ट्रेस ट्रांसफर हो जाता है। इस पर मुझे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आ रही है। हम इंसानों को एक तरह से स्पंज मान सकते हैं। टीचर स्कूल के माहौल, स्टाफ रूम की राजनीति या प्रिंसिपल के दबाव रूपी पानी को सोख लेते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और फिर जब एक क्लास में जाते हैं तो अनजाने में ही सही वे अपना सारा तनाव उन मासूम बच्चों के ऊपर निचोड़ देते हैं। हाँ, और यही वो बैगेज है जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है, हम सब इंसान हैं, क्या हम वास्तव में इंसानों से, भले ही वे टीचर हों या किसी कंपनी के बॉस, ये उम्मीद कर सकते हैं कि वे एक मशीन की तरह अपनी भावनाओं को दरवाजे पर ही स्विच ऑफ कर दें? ये एक बहुत ही आम सवाल है। मतलब क्या क्लास या ऑफिस के दरवाजे पर अपने सारे तनाव को जादुई तरीके से गायब कर देना सच में मुमकिन है? मुझे तो ये बहुत अवास्तविक लगता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका सीधा सा जवाब ये है कि भावनाओं को कभी भी स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर उपाय क्या है?
देखिए, भावनाओं को दबाना एक टाइम बॉम्ब बनाने जैसा है। डॉक्टर मेहता भावनाओं को मारने की बात नहीं करती। इसके बजाय यहाँ डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी काम आती है। उन्होंने 2 बहुत ही शक्तिशाली शब्दों पर जोर दिया है, स्टॉप और पॉज, यानी रुकें और ठहरें। तो मतलब भावनाओं को महसूस करने से नहीं रोकना है, बल्कि उस पर तुरंत रिएक्ट करने से खुद को रोकना है। एकदम सही। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच का मूल सिद्धांत है। इसे आसान भाषा में समझें तो आपके दिमाग में एक ट्रिगर होता है, जैसे गुस्सा आना। वो तो किसी को भी आ सकता है। हाँ, और उसके बाद आपका एक्शन होता है, जैसे चिल्लाना। इन दोनों के बीच जो 1 या 2 सेकंड का गैप होता है, वही आपका पॉज बटन है। अच्छा, वो गैप। हाँ, जब आपको गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लें और रुकें। वो छोटा सा पॉज आपको ये तय करने का मौका देता है कि आप उस परिस्थिति पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप गुस्से में हैं, ये स्वीकार करना सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता है। राइट। लेकिन उस गुस्से को बच्चों या अपनी टीम पे ना निकालने देना, वो सेल्फ मैनेजमेंट है। ये बहुत ही लॉजिकल है। मतलब ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच के उस गैप को पहचानना ही असली गेम चेंजर है। बिल्कुल, वही 1 सेकंड का गैप सब कुछ तय करता है। अब मान लेते हैं कि टीचर ने अपनी भावनाओं को मैनेज कर लिया है। उसने उस पॉज बटन का सही इस्तेमाल कर लिया है और बिना चिल्लाए क्लास में आ गया है। लेकिन इसके बाद क्या? आगे का कदम। हाँ, क्योंकि सिर्फ गुस्सा न करने से तो बात नहीं बनेगी ना। वो बच्चों के साथ वो गहरा भरोसेमंद कनेक्शन कैसे बनाएगा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पर मुझे वो बचपन की कहानी याद आती है जो डॉक्टर मेहता ने शेयर की थी, और सच कहूँ तो उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आप उस सूखे पाव वाली घटना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर मेहता ने बताया कि बचपन में वो अपने एक बहुत ही अमीर रिश्तेदार के घर गई थी। वहां डाइनिंग टेबल पर सबको बढ़िया सामान्य खाना परोसा जा रहा था। लेकिन जब उनकी माँ की बारी आई तो उनके स्टेटस को नीचा दिखाने के लिए उन्हें जानबूझकर सूखा पाव दिया गया। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ के उस अपमान को देखा और उस पल उसने महसूस किया कि भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन असल में क्या होता है। वो बहुत ही दर्दनाक अनुभव रहा होगा। बहुत ज्यादा। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर मेहता ने यही दर्दनाक कहानी अपनी 7वीं कक्षा के बच्चों को भेदभाव का अर्थ समझाने के लिए सुनाई। और उसका असर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पूरी क्लास इमोशनल हो गई। बच्चे रोने लगे और बाद में कई बच्चों ने आकर अपनी जिंदगी की बहुत ही पर्सनल समस्याएं उनके साथ शेयर की। देखा आपने, यही वो कनेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह आती है, अगर हम इसे थोड़ा क्रिटिकली देखें, एक प्रोफेशनल माहौल में जहां एक टीचर या बॉस की अपनी एक अथॉरिटी होती है, एक गरिमा होती है, वहां अपने पर्सनल ट्रॉमा और या इतने नाजुक अनुभव को इस तरह सबके सामने शेयर करना क्या एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? ये डर बहुत लोगों को लगता है। हाँ, मतलब क्या इससे ये खतरा नहीं रहता कि उस लीडर की प्रोफेशनल इमेज कमजोर पड़ जाएगी? लोग सोचेंगे कि ये इंसान तो खुद इतना कमजोर है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये एक बहुत ही आम डर है। पारंपरिक कॉर्पोरेट या शिक्षा व्यवस्था हमेशा से यही सिखाती आई है कि एक लीडर और उसकी टीम के बीच या टीचर और स्टूडेंट के बीच एक मजबूत अभेद्य दीवार होनी चाहिए। राइट, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हाँ, कि आपको अपनी कमजोरियां नहीं दिखानी है। लेकिन डॉक्टर मेहता यहाँ जिस साइकोलॉजी की बात कर रही हैं, वो है वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी कमजोरियों को खुले तौर पर स्वीकार करने की ताकत। वल्नरेबिलिटी मतलब खुद को एक्सप्रेस करना। बिल्कुल। जब आप दीवार खड़ी रखते हैं तो सामने वाला आपको एक रोबोट या एक अथॉरिटी फिगर मानता है। लेकिन जब एक टीचर कहता है, हाँ मेरे साथ भी बुरा हुआ था और मुझे भी दर्द होता है, तो वो दीवार गिर जाती है। साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि वो दीवार गिराने से कमजोरी नहीं दिखती, बल्कि एक सुरक्षित माहौल बनता है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, 7वीं कक्षा के उन बच्चों को भेदभाव शब्द की रटी रटाई परिभाषा शायद परीक्षा के बाद याद न रहे, लेकिन वो भावना, वो जो उन्होंने महसूस किया, वो जीवन भर याद रहेगा। हाँ, ये तो है। इमोशंस हमेशा याद रहते हैं। हाँ, और जब लीडर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है तो वो सामने वाले को भी अपनी कमजोरियां शेयर करने का लाइसेंस दे देता है। क्या बात। इसे किसी कंपनी के माहौल से जोड़कर देखिए। अगर कोई बॉस अपनी टीम मीटिंग में आकर कहता है, मुझसे पिछले प्रोजेक्ट में ये बहुत बड़ी गलती हुई थी और मुझे बहुत घबराहट हुई थी, तो क्या टीम उसकी इज्जत करना बंद कर देगी? मुझे नहीं लगता। शायद वो और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं करेगी।
बल्कि टीम का हर सदस्य अगली बार अपनी गलती छुपाने के बजाय खुलकर बताएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बॉस भी एक इंसान है। वाह, ये नजरिया तो बहुत ही पावरफुल है। मतलब जो भावनाएं आप महसूस कराते हैं वे जीवन भर याद रहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन चलिए इस आदर्श दुनिया से निकलकर थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। इमोशनल कनेक्शन बन गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप 40-50 अलग अलग बैकग्राउंड से आए, फुल एनर्जी वाले किशोरों से भरी एक शोर शराबे वाली क्लास के सामने खड़े होते हैं, तो महज एम्पैथी या सहानुभूति से तो क्लास शांत नहीं होने वाली। हाँ, वहाँ सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। रोजमर्रा के अनुशासन और सीखने की प्रक्रिया को कैसे मैनेज किया जाए बिना चिल्लाए। डॉक्टर मेहता ने क्लासरूम को जीवंत बनाने के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई हैं, जो मुझे लगता है कि हर किसी को समझनी चाहिए। हाँ, और उन टेक्निक्स के पीछे की साइंस बहुत मजेदार है। उन्होंने सबसे पहले TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात की। अच्छा, वो जापानी क्लास वाला उदाहरण? हाँ, उन्होंने एक जापानी क्लास का उदाहरण दिया जहां बच्चों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। एक आम टीचर शायद डिक्शनरी खोलता या ब्लैक बोर्ड पर ट्रांसलेशन लिखता, लेकिन उस टीचर ने ऐसा नहीं किया। उसने हंग्री यानी भूख लगना या स्टिंक यानी बदबू आना जैसे शब्दों को सिखाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। वो पेट पर हाथ फेरकर चेहरे पर अजीब से भाव बनाकर दिखा रहा था। और बच्चे बिना भाषा समझे सिर्फ उस शारीरिक हरकत के जरिए वो शब्द सीख गए। बिल्कुल। मुझे ये तकनीक बिल्कुल साइकिल चलाने या तैरने जैसी लगती है। वो कैसे? जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम कोई थियोरी की किताब नहीं पढ़ते कि बैलेंस कैसे बनाना है। हमारे शरीर की मसल मेमोरी उसे याद कर लेती है। जहां भाषा फेल हो जाती है, वहां हमारी फिजिकल हरकतें अपना रास्ता बना ही लेती हैं। आपकी ये साइकिल वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और अगर हम इसके पीछे के न्यूरो साइंस को देखें तो ये सिर्फ हाव भाव का खेल नहीं है। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा है। लेफ्ट और राइट ब्रेन है ना? हाँ, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, भाषा और विश्लेषण को संभालता है, जबकि राइट ब्रेन रचनात्मकता, भावनाओं और विजुअल इमेजेस को प्रोसेस करता है। तो जब हम लेक्चर देते हैं तो क्या होता है? जब आप सिर्फ लेक्चर देते हैं तो आप केवल लेफ्ट ब्रेन से बात कर रहे हैं, लेकिन TPR तकनीक में जब दिमाग किसी नए शब्द को, जो कि लेफ्ट ब्रेन का काम है, एक शारीरिक गतिविधि और चेहरे के भाव के साथ जोड़ता है, जो कि राइट ब्रेन का काम है, तो दोनों हिस्से एक साथ फायर होते हैं। अरे वाह, मतलब पूरा दिमाग एक्टिव हो गया। बिल्कुल, इससे न्यूरल पाथवे बहुत मजबूत हो जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे सीखा गया कोई भी कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। क्या बात है, मतलब हम पूरे दिमाग को एक साथ काम पर लगा रहे हैं। दूसरी तकनीक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो है ट्रैफिक लाइट कार्ड्स का इस्तेमाल। हाँ, वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। जरा सोचिए, एक टीचर बहुत ही सीरियस टॉपिक पढ़ा रहा है, क्लास का फ्लो बना हुआ है, और अचानक पीछे बैठा कोई बच्चा अपने दोस्त को पेन चुबा देता है या बात करने लगता है, जो कि बहुत आम बात है स्कूलों में। हाँ, आमतौर पे टीचर अपना लेक्चर रोकता है, उस बच्चे को जोर से डांटता है और पूरी क्लास का ध्यान भटक जाता है। और यहीं पे डॉक्टर मेहता के रंगीन कार्ड्स काम आते हैं। राइट। बिना एक शब्द बोले, बिना लेक्चर रोके, टीचर बस एक पीला कार्ड दिखा देता है। ये एक मूक चेतावनी है। लाल कार्ड का मतलब है रुक जाओ या सजा, और हरा कार्ड सही उत्तर को सराहने के लिए है। ये तो एकदम फुटबॉल के रेफरी जैसा हो गया। हाँ, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? देखिए, जब आप क्लास में किसी टीनेजर पर चिल्लाते हैं तो उसका पब्लिक ईगो हर्ट होता है। हाँ। उसका दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई है, और फिर वो सुधारने के बजाय बगावत करने लगता है। बिल्कुल, और टीनेज में तो ये बगावत बहुत जल्दी होती है। हाँ, लेकिन जब आप बिना आवाज किए पीला कार्ड दिखाते हैं तो आप उसे अनुशासित भी कर रहे हैं और पब्लिक शेमिंग से भी बचा रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि किशोरों के लिए उनकी इमेज कितनी मायने रखती है। इसी से जुड़ी उनकी तीसरी तकनीक है बड़े बच्चों के लिए स्माइली का उपयोग। वो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। हाँ, 11वीं और 12वीं के बच्चे काफी बड़े होते हैं। डॉक्टर मेहता ने बताया कि उनकी क्लास में इन बड़े बच्चों के पास डेस्क पर स्माइली कार्ड्स होते हैं। जी। अगर वे लगातार पढ़ते हुए थक गए हैं या उनका दिमाग अब और इनपुट नहीं ले पा रहा है, तो वे बिना हाथ उठाए, बिना पूरी क्लास का ध्यान खींचे, बस अपना स्माइली बदलकर सैड या टायर्ड वाला कार्ड सामने रख देते हैं। और टीचर को सिग्नल मिल जाता है। राइट। टीचर उसे देख के समझ जाता है कि अब बच्चों को एक छोटे से मेंटल ब्रेक की जरूरत है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है।
आमतौर पर हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे रोबोट की तरह 45 मिनट तक लगातार फोकस करें, जो कि हम अडल्ट्स भी नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उन्हें ये आज़ादी देते हैं कि वो बिना डरे अपनी थकान व्यक्त कर सकें, तो आप असल में उन्हें ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता दे रहे हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी मेंटल स्टेट की इज्जत करती हूँ। ये चीज़ बच्चों के अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा करती है। वे सोचते हैं कि जब टीचर हमारी इतनी फिक्र कर रहा है तो हमें भी फोकस करना चाहिए। यही एक हैप्पी क्लासरूम की असली पहचान है। ये सारी बातें, ये सारी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और टेक्निक्स सुनने में बहुत ही शानदार लगते हैं। ऐसा लगता है कि अगर इन्हें लागू कर दिया जाए तो हर क्लास, हर ऑफिस एक जन्नत बन जाएगा। सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जमीनी हकीकत पर आते हैं। इन बेहतरीन आइडियाज को हकीकत में बदलने से कौन रोकता है? वो सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल हमें वापस उसी जगह ले जाता है जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी, स्टाफ रूम। वर्कशॉप में टीचरों ने खुद अपनी और स्टाफ रूम की जिन चुनौतियों का जिक्र किया, वो सच में आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता ने जब वर्कशॉप में भाग लेने वाले शिक्षकों से उनकी चुनौतियां पूछीं, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया। क्या पैटर्न था? क्लासरूम के लेवल पर टीचर्स ने कहा कि उन्हें टीनेजर्स के हार्मोनल बदलावों और मूड स्विंग से निपटना पड़ता है। एक ही क्लास में कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और कुछ बहुत धीरे। दोनों के बीच तालमेल बैठाना थका देने वाला काम है। साथ ही बच्चों पर दोस्तों का भारी दबाव या पीयर प्रेशर होता है। ये तो हो गई क्लास की बात, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है और सच को तो थोड़ी हंसी भी आती है, वो है स्टाफ रूम का माहौल। हाँ, वो तो एकदम अलग ही दुनिया है। और ये बात सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। हम इसे किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के पैंट्री या ब्रेक रूम में देख सकते हैं। टीचर्स ने खुद माना कि स्टाफ रूम के भीतर सीनियर और जूनियर टीचर्स के बीच भयंकर ईगो की लड़ाई चलती है। एक सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हावी रहता है वहाँ। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी कमी जो सामने आई वो थी एक्टिव लिसनिंग या सक्रिय रूप से सुनने की कमी। स्टाफ रूम में कोई किसी की समस्या वाकई सुनना नहीं चाहता, सब बस अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। बस बोलना है सबको, सुनना किसी को नहीं है। हाँ, सैलरी को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर लगातार नेगेटिव गॉसिप चलती रहती है। और एक जो सबसे मजेदार लेकिन चिंताजनक बात सामने आई, क्या? जब कोई अरेंजमेंट पीरियड आता है, यानी जब किसी गैर हाजिर टीचर की जगह किसी और को प्रॉक्सी क्लास लेने जाना होता है, तो स्टाफ रूम में सन्नाटा छा जाता है। अच्छा। हाँ, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते कि मैं क्यों जाऊं, कोई और चला जाए। ये कितनी अजीब विडंबना है। जो अडल्ट्स, जो टीचर्स क्लास में जाकर अपने 15 साल के स्टूडेंट्स से ये उम्मीद करते हैं कि वो अनुशासित रहें, गॉसिप ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें और जिम्मेदारी लें, वही अडल्ट स्टाफ रूम में बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके किशोर छात्र करते हैं। बिल्कुल, बच्चे और बड़े दोनों सेम बिहेव कर रहे हैं। वही ईगो, वही गॉसिप, वही काम से भागने की आदत। यही सबसे बड़ा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। आप एक बीमार और टॉक्सिक स्टाफ रूम से निकलकर एक हैप्पी क्लासरूम नहीं बना सकते। राइट। आप एक नेगेटिव बोर्ड रूम से निकलकर एक हैप्पी कॉर्पस टीम नहीं बना सकते। किसी भी सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे पहले उस सिस्टम को चलाने वालों के बीच संवाद होना चाहिए। मतलब बदलाव अंदर से शुरू होना चाहिए। हाँ, टीचर्स को आपस में वही एक्टिव लिसनिंग अपनानी होगी जिसकी वे छात्रों से उम्मीद करते हैं। जब एक सहकर्मी दूसरे सहकर्मी की परेशानी को बिना जज किए सुनेगा, तभी वो स्टाफ रूम में एक सुरक्षित जगह बनेगा। और जब टीचर्स स्टाफ रूम में रिलैक्स और खुश महसूस करेगा, तभी वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर क्लास में जाएगा। तो ये बात पूरी तरह से साफ है कि ये सब कुछ ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। लीडरशिप का विजन स्टाफ रूम के माहौल को तय करता है और स्टाफ रूम का माहौल क्लासरूम को तय करता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले मैं डॉक्टर मेहता द्वारा सुनाई गई एक आखिरी कहानी शेयर करना चाहूंगी, जो मुझे लगता है कि इस पूरे विषय का एकदम सही निचोड़ है। जरूर बताइए। उन्होंने एक बच्चे का उदाहरण दिया जिसे एक टीचर ने क्लास में एक खाली लोहे के ट्रंक या बक्से पर लगातार अपनी उंगलियों से थपथपाते हुए देखा। अच्छा। वो बच्चा बार बार उस पर आवाज कर रहा था। अब अगर कोई साधारण टीचर होता जो स्ट्रेस में होता तो वो क्या करता? वो तुरंत चिल्लाता, शोर बंद करो, तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब करो, और शायद उस बच्चे को सजा दे देता। जाहिर है हम सब ने अपने स्कूल के दिनों में यही देखा है। लेकिन उस टीचर ने क्या किया? उस टीचर ने वही जिसका हमने पहले जिक्र किया था, पॉज लिया। उसने ध्यान से सुना और देखा कि वो बच्चा सिर्फ बेतरतीब शोर नहीं मचा रहा था, उसकी उंगलियों में एक रिदम थी, एक ताल थी। ओहो, मतलब वो म्यूजिक क्रिएट कर रहा था। हाँ, उसने डांटने के बजाय
उस बच्चे की उस छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना, उसने उस बच्चे को म्यूजिक की तरफ प्रोत्साहित किया। वाह। उस एक पल ने, टीचर के उस एक छोटे से ऑब्जर्वेशन और विश्वास ने उस बच्चे की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। वो बच्चा आगे चलकर संगीत की दुनिया में बेहद सफल हुआ। क्या बात है। डॉक्टर मेहता कहती हैं कि ये होती है एक लीडर के विश्वास की ताकत। जब कोई बड़ा आपसे कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ खास देखा है, ये एहसास किसी भी इंसान को बदल सकता है। वो कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शोर के बीच संगीत को पहचान लेना ही असली समझ है। बिल्कुल। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज हमने जो भी बातें की हैं वो सिर्फ स्कूलों की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो इस समाज का हिस्सा है। सही कहा। हम ये तो अच्छी तरह समझ गए हैं कि एक टीचर की मेंटल स्टेट उसकी क्लास का पूरा माहौल तय करती है। लेकिन जाते जाते अगर हम एक विचार पे थोड़ा गौर करें, जब हम सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं या ऑफिस में किसी बहुत ही तनावपूर्ण मीटिंग से बाहर आते हैं, तो क्या हम अनजाने में ही सही अपना वो तनाव, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने आसपास के लोगों पर थोप रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम अपनी टीम, अपने दोस्तों या अपने परिवार के बीच अपनी खुद की एक बुरी क्लासरूम तो नहीं बना रहे? आज हम जहां भी हैं, किस तरह का क्लासरूम बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बहुत ही गहरी बात है ये। इसी सोचने वाले विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए